अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली ये कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ओके। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई का एक पोएम जो है ना पढ़ना चाहूँगा। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई साहब कहते हैं कि सदायती सबका बुखन बासे का, सदायती सबका बुखन बासे का, जेही तेही जात जी जुम्बज जुम्बज नाहे जा। सदायती सबका बुखन बासिका, जही तेही जात जी जुम्बश नाहे जा। मूसी हले सा जा जी मिठो न करे। और इसका मतलब ये है कि शाह साहब फरमाते हैं कि हर एक इंसान उम्मीद करता है, तमन्ना रखता है, बेहतर से बेहतर चाहता है, लेकिन वो हासिल करने के लिए जो उसको मेहनत करनी पड़ती है, जो उसको एक कीमत अदा करनी होती है, वो उससे घबराता है। और मेरे साथ सिर्फ वही चल सकता है जो वो कीमत अदा कर सकता है, और वही कामयाब है। तो इसी बात से जो है ना, मैं आज के सेशन को भी इस तरह से देखूंगा कि तमाम कैंडिडेट्स, तमाम जो बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि हम ऐसे पास कर लें या बाकी जो एग्जाम्स हैं वो उसको पास कर लें, लेकिन उसके लिए जो मेहनत रिक्वायर्ड है वो उससे जो है ना कतराते हैं। और उसकी वजह से वो फिर लास्ट में निराश होकर रह जाते हैं। उनकी जो है ना एलोकेशन नहीं हो सकती, या वो एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मैं आप तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस गोल के साथ सीरियस हैं और आप वाकई में भी सीएसएस या पीएमएस पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए आसान तरीका ये है कि आप अपने लिए गोल सेट करें, उस गोल को टाइम फ्रेम में रखें, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करें, उसके छोटे छोटे चंक्स बनाएं। आज का जो ये सेशन है, इस पे हम इंग्लिश एसे का कंप्लीट आर्किटेक्चर सीखेंगे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने अप्रोच किया कि सर हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएं, बिल्कुल ऐसे समझो कि ज़ीरो से स्टार्ट कराएं, स्क्रैच से। तो उसके लिए ये है। और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा एसे को सही से लिखना और पास करना। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। किसी भी ऐसे के जो सीएसएस में या पीएमएस में ऐसे आता है, उसके चार पार्ट्स होते हैं। एक होती है आउटलाइन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स जो उसके बीच में होता है, और लास्ट में कंक्लूजन होता है। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ। इससे पहले ये सीखना लाजमी है कि ऐसे क्या होता है। तो इंग्लिश ऐसे जो है वो एक सस्टेन्ड और ऑर्गेनाइज्ड पीस ऑफ आर्गुमेंटेटिव प्रोज है या राइटिंग है, जिसके ऊपर आप पोजीशन लेते हैं और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को डिफेंड करते हैं थ्रू एविडेंस, रीजनिंग और स्ट्रक्चर्ड डिस्कोर्स। ये आपका सिंपल अल्फाज में ऐसे है। यानी कि आपने किसी क्वेश्चन को समझा और उस क्वेश्चन के ऊपर अपने आर्गुमेंट्स दिए, और आर्गुमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पेश किया, और उन आर्गुमेंट्स को एविडेंस के थ्रू प्रूव किया, रीजनिंग दी, लॉजिकल रीजनिंग की, तो आप उसको ऐसे कहेंगे। अब ये जो ऐसे होता है, ये लिस्ट ऑफ फैक्ट्स नहीं होता, लेकिन वो आर्गुमेंट होता है। हाँ, ये जरूरी है कि उस आर्गुमेंट में आप फैक्ट्स डालते हैं उस अपने थीसिस को सर्व करने के लिए, लेकिन वो लिस्ट खाली इंफॉर्मेशन नहीं होती। दूसरा, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको आप डिफरेंट डायमेंशन से देखते हैं। उसमें आपकी एक्सपोजिशन आ जाती है, आप आर्गुमेंट करते हो, आप डिस्क्राइब करते हो, या जब हम केस स्टडीज डालते हैं तो उसको हम नरेट भी करते हैं। ये सारी जो है ना मिलके आपको ऐसे को जो है ना इन्हांस करती हैं। और जो ऐसे होता है वो आपकी थिंकिंग की टेस्ट होती है, मेमोरी की नहीं। यानी कि उसमें आपने जो डेटा कोड किया है तो वो एक थिंकिंग होनी चाहिए, वो आप ऑर्गेनाइज करके रेलेवेंट और क्लियरिटी के साथ
आप डेटा तो दें लेकिन वो जो है आपकी थिंकिंग को शो करे। अब आप देखें तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं एसपीएससी की या जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो कहते हैं आपके एसए में एक आउटलाइन होनी चाहिए, एक क्लियर थीसिस जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, और इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और साथ में उसके साथ जो है आपका जो पैराग्राफ्स हैं उनके साथ टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, और लास्ट में जो है ना आप उसको कंक्लूड करें। और आपका जो एसे है उसमें टेंजिबल और कोहेरेंट आर्गुमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है अपने आर्गुमेंट्स दे रहे होते हैं लेकिन वो टेंजिबल नहीं होते, उनमें कोई इतनी खास डेप्थ नहीं होती, और वो कोहेरेंट भी नहीं होते, यानी कि एक दूसरे से जुड़े भी नहीं होते। इसी तरीके से जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो कहती है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स उसको आपको चेक किया जाएगा, और जो क्रेडिट है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस और क्लियरिटी को दिया जाएगा। यानी कि आपने जो भी आर्गुमेंट देना है वो एक तो ऑर्गेनाइज्ड हो, रेलेवेंट हो और क्लियर हो, तब जाके आप पास होते हैं। अब ये जो 4 मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए एसे के, वो ये हैं। एक तो आउटलाइन है, आउटलाइन के बगैर आपका एसे समझो ऐसे स्केलेटन के बगैर है, और जो एग्जामिनर है वो आपकी आउटलाइन देख के समझ जाता है कि आपकी डेप्थ क्या है आर्गुमेंट्स की, आपने क्वेश्चन को कितना समझा है, और आप कौन सी बातें कह रहे हो इसमें। उससे उसको जो है ना अंदाजा हो जाता है कि आप की जो एक होराइजन है वो कितना है। इंट्रोडक्शन में वो आपकी लैंग्वेज और स्टांस को चेक करता है कि आपने क्वेश्चन को जो समझा है उसको कितनी क्लियरिटी से पेश कर रहे हो, तो उसमें आपकी जो है ना वेल आर्टिकुलेटेड और क्लियर थीसिस स्टेटमेंट भी होती है, और पूरा स्केच होता है ऐसे का। फिर आपकी जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं उसमें आप सेवरल आर्गुमेंट्स देते हो, हर बॉडी पैराग्राफ में आपका एक आर्गुमेंट होता है, और उसको आगे मैं समझाऊंगा कि कैसे लिखना है। फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन होता है जो पूरे आपके एसे को कंप्लीट करता है। उसमें आपकी फॉरवर्ड लुकिंग जजमेंट होती है, आप फ्यूचर में पीप करते हो, और आप जो है ना खाली इंट्रोडक्शन को बिल्कुल रिपीट नहीं करते क्योंकि वो पुअर दिखता है। तो ये पूरा स्केलेटन होता है एक एसे का जो आप सीएसएस और पीएमएस में लिखते हैं। अब इन सारे एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये देखो, आपको जो है एग्जाम हॉल में 3 घंटे मिलते हैं, और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 2500 से 3000 वर्ड्स लिखेंगे, और ये आपका पूरा एक प्रोसेस होता है जो आप उधर एग्जाम हॉल में बैठे करते हैं। अब अगर आप प्रिपरेशन के दौरान इस प्रोसेस को कोई 20-25 दफा रिपीट करते हैं, यानी कि 20-25 आप एसेज लिखते हैं गिवन टाइम में, तो फिर आप शार्प हो जाते हो, और फिर आपको एक्चुअल एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती। अब पहले आप 10-15 मिनट जो है क्वेश्चन को समझते हैं और उससे पिक करते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन करना है। उस पे आप जो है ब्रेनस्टॉर्म करते हो, यानी कि डिफरेंट आइडियाज को जनरेट करते हो। उस आइडियाज के बुनियाद पे आप आउटलाइन बनाते हो। जरूरी नहीं है सारे आइडियाज ही आप आउटलाइन में डालेंगे, कुछ रेलेवेंट होंगे, कुछ इररिलेवेंट होंगे। उसके बाद आप आउटलाइन के बिहाफ पे, उसके ही बुनियाद पे जो है आप अपना ड्राफ्ट लिखेंगे और लास्ट में उसको रिव्यू करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस को जितनी दफा आप रिपीट करते हो, उसमें मिस्टेक्स देखते हो, उसको रेक्टिफाई करते हो, तो आपके चांसेस बढ़ते जाते हैं एक्चुअल एग्जाम में पास होने के लिए। अब सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो आउटलाइन है, और ये आपका मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर है। ये पहले 10 मिनट्स हैं जो डिसाइड कर लेंगे कि आपका एसे पास होगा कि नहीं, क्योंकि ये आपका स्केलेटन है, और स्केलेटन कमजोर होगा तो डेफिनेटली उसमें आप जितने भी रंग भर दो वो आपका काम का नहीं है। दूसरा, अब आउटलाइन क्यों जरूरी है, आउटलाइन में क्यों जो है ना एग्जामिनर क्या देखता है, और उसने क्या कहा है कि आपकी आउटलाइन लाजमी है। देखो, आउटलाइन इसलिए लाजमी है, पहले तो वो आपको डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है,
यानी कि आप पूरे ऐसे में ड्रिफ्ट नहीं करते, आपके सामने एक रोड मैप होता है, उसको आपने फॉलो करते जाना है। दूसरा, आपकी जो आउटलाइन है वो शो करती है कि आपकी ऐसे में, आपके आर्गुमेंट्स में बैलेंस है कि नहीं है। क्योंकि अगर आउटलाइन नहीं होगी तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि मैंने अपने ऐसे में किस साइड को कितने आर्गुमेंट्स दिए हैं। और अगर आपका सामने स्केलेटन होगा तो एग्जामिनर समझ लेगा कि आप बैलेंस रख पाए हैं या किसी तरफ टिल्ट हो गए हैं। और लास्ट में ये कि टाइम कंट्रोल, आपको आउटलाइन ये बताती है कि आपने कितना कवर किया है और कितना टाइम बचा है और उसको आपने कितने टाइम में कवर करना है। तो ये जरूरी है एग्जामिनर के लिए भी और आपके लिए भी आउटलाइन का होना। अब आउटलाइन इस तरह से उसकी जो है ना के स्ट्रक्चर होता है, एनाटॉमी होती है। ऊपर आपका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे आप थीसिस स्टेटमेंट देते हो। थीसिस स्टेटमेंट आपकी जरूरी नहीं है कि आप उसको हेडिंग दो, लेकिन अगर दो भी तो सही है, नहीं दो भी तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको लिखो जरूर। उसके बाद मेन आपके आर्गुमेंट्स होते हैं, यानी कि इसको एक्सेल्स ऑफ द एसे बोलते हैं, यानी कि ये मेन वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप उसमें लिखते हो। इनको आप डिफरेंट नंबर स्टाइल दे सकते हो, रोमन दो, नंबर्स दो या कैपिटल एबीसी दो। तो ये मेन आपके आर्गुमेंट्स होते हैं। इन मेन आर्गुमेंट्स के नीचे सब आर्गुमेंट्स होते हैं और उनके साथ एविडेंसेस होते हैं। एविडेंस आपके स्टेटिस्टिक्स हो सकती हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं, किसी स्कॉलर या एक्सपर्ट का ओपिनियन दे देते हैं आप, या केस स्टडीज, बुक्स के रेफरेंस या रिपोर्ट्स, जो भी आप इसमें दे सकते हैं अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए। उसके बाद आप काउंटर आर्गुमेंट देते हो। ये लाजमी नहीं है हर एसे में हो, कब आता है कब नहीं आता, आर्गुमेंटेटिव में ये होता है। और लास्ट में आपकी कंक्लूजन होती है। तो ये आपकी आउटलाइन होती है और इसको आपने लिखना होता है। आउटलाइन के दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक आपका थीसिस ड्रिवन, यानी कि जो एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं, जैसे एक एनर्जी क्राइसिस, टैलेंट एक्सोडस, जिसमें आपको एक साइड नहीं लेनी लेकिन उसके सारी डायमेंशंस को बताना है। दूसरा होता है आपका जिसमें आपने कोई साइड लेनी होती है, यानी कि फॉर अगेंस्ट जाते हो। जैसे जो 2026 के सीएसएस पेपर में आया था, डेमोग्राफिक या यूथ बल्ज, वो डिविडेंड है या टाइम बॉम्ब है, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज, जिसमें ये हो तो हम इसमें ये वाला फॉलो करते हैं जिसमें आपने एक साइड लेनी होती है। अब इस तरीके से आपके सामने ये एग्जांपल आ गया, जैसे ये सीएसएस में आया था 2026 के, यूथ बल्ज, अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और अ डेमोग्राफिक बॉम्ब। तो इसमें आपने एक साइड लेनी है। आपकी ये थीसिस स्टेटमेंट हो गई और उसके नीचे आपने ये डिविडेंड पोटेंशियल दिया, इसके कुछ आपने आर्गुमेंट्स देने, फिर रिस्क के आर्गुमेंट्स देने, और फिर आपने स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स बताए हैं कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है ना ये डिविडेंड या डेमोग्राफिक बॉम्ब है, जिसकी साइड आप जा रहे हो। फिर उसमें काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हो और आप लास्ट में सिंथेसिस करके वे फॉरवर्ड देते हो, यानी कि रिकमेंडेशन देते हो कि इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे बनाया जाए या इसकी रिस्क को कैसे बचाया जा सकता है, और लास्ट में कंक्लूड करते हो। इसी तरीके से ये दूसरा एग्जांपल है, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये सीसी 2024 में आया था। इसमें आपने हिस्टोरिकल रूट्स बताएं क्योंकि ये रीजंस पूछ रहा है, और करंट जो है ना काजेज आप बता रहे हो। काउंटर आर्गुमेंट इसमें आएगा भी नहीं भी आएगा, इसकी जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपने प्रोबेबल सॉल्यूशंस देने हैं। जितने आपने कॉजेज बताने उतने ही सॉल्यूशंस बताने, क्योंकि इसमें आपने बैलेंस रखना है। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। अब आउटलाइन में कौन से रेड फ्लैग्स हैं? एक तो आउटलाइन जो है आपकी अगर सबमिट ही नहीं कर रहे हो तो इशू है, या आउटलाइन को आपने थिंक ही नहीं किया है, सिर्फ कॉजेज, इफेक्ट्स, कंक्लूजन, वही जो क्वेश्चन है उसको रीवर्ड करके लिखा है, तो ये भी इशू है। या फिर उसमें टू मेनी आर्गुमेंट्स हैं, जिन आर्गुमेंट्स को हम एक साथ लिख सकते थे उनको आप अलग अलग करके बताया है जिसकी जरूरत नहीं है, और वो एग्जॉस्टिव है, या जिसमें कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं है जहां पे रिक्वायर्ड है। तो इसकी वजह से आपकी आउटलाइन जो है वो इम्बैलेंस नजर आती है और वो आपको इस पे कम मार्क्स देता है। दूसरा इसका पिलर था इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन ये आपका पहला पैराग्राफ होता है और यही एग्जामिनर पढ़ता है, जहां से वो कन्विंस हो जाता है कि इसको पास करना है या नहीं करना। तो इंट्रोडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर होता है एसे का। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसमें पहला हुक सेंटेंस होता है या जो अटेंशन ग्रैबर होता है, उसके बाद आप बैकग्राउंड देते हो और थीसिस स्टेटमेंट देते हो। थीसिस स्टेटमेंट मतलब आपका जो स्टांस है और वो स्केच होता है पूरा ऐसे का। तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर होता है। अब जो हुक सेंटेंस है, जिससे पहला पहला सेंटेंस जो जहां से वो एग्जामिनर आपको पढ़ना शुरू करता है, वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो जल्दी से एग्जामिनर का अटेंशन ग्रैब कर ले। तो अगर आप उसको कोई एक स्टेटिस्टिक दे रहे हो, कोई कोटेशन दे रहे हो, कोई प्रोवोकेटिव क्लेम दे रहे हो, कोई हिस्टोरिकल फ्रेम दे रहे हो, यानी कि ऐसी बात कर रहे हो जो आपके टॉपिक के साथ रेलिवेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो आपकी हुक सेंटेंस है वो आपके टॉपिक के साथ रेलिवेंट होना चाहिए, हाईली हाईली रेलिवेंट होना चाहिए। आप बीट अबाउट द बुशेस ना करो, आप हवाल ना करो, उधर आपको टू द पॉइंट बात करनी है। उसके बाद वो जो आपका हुक सेंटेंस हो वो आपके टॉपिक को ब्रॉड करे, यानी कि आपको स्कोप दे के आप उधर डिस्कशन कर लो। ठीक है, तो ये आपको जो है ना करना है और डिफरेंट ये आपके पास है उसकी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। उसके बाद है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट को आर्टिकुलेट करना है। वो जो हमने कहा ना इंट्रोडक्शन के लास्ट में आपकी थीसिस स्टेटमेंट आती है जो कि ब्रिज करती है आपके थॉट को विद होल ऑफ द एसे और आपके स्केलेटन दे रही होती है एसे का। तो उसमें क्या होना चाहिए कि क्लियर आप एक पोजीशन ले रहे हो। ऐसे नहीं कहो कि दिस ऐसे विल डिस्कस एनर्जी इश्यूज या एनर्जी क्राइसिस, ये वेरी पुअर है। ये बिल्कुल जो जो है ना मिडिल क्लास या मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो लिखते हैं। तो उसमें आपकी एक रियल स्टांस हो जिसके ऊपर आपका एसे डिफेंड हो सके। और वो जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है वो प्रीव्यूज करती है स्ट्रक्चर को, वो पूरा होराइजन डिफाइन करती है कि मेरा ऐसे किन किन वेरिएबल्स को टच करेगा। उसके बाद वो डिफेंसिबल हो, यानी कि वो एब्सोल्यूट ना हो, वो आप एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो जाओ उसमें उसमें आपने अवॉइड करना एक्सट्रीम्स को, और वहां पर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स भी नहीं देनी। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ये से वीक आपके पास थीसिस स्टेटमेंट है, एनर्जी क्राइसिस अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान एंड नीड्स टू बी सॉल्व्ड। तो ये वेग है, इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे दूसरा देखो, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस लेस अ प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन देन ऑफ सर्कुलर डेट एंड फ्लॉड आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स डिमांडिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ओवर कैपेसिटी एडिशन। तो यहाँ पे आपका पूरा क्लियर थॉट आ गया और आपने स्टांस भी ले लिया और स्वीपिंग स्टेटमेंट भी नहीं है। इसी तरीके से दूसरा है द यूथ बल्ज कुड बी गुड और बैड फॉर पाकिस्तान, वेरी पुअर थीसिस स्टेटमेंट। अब ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, ये एक्चुअल ऐसे आए हैं आपके रिसेंट जो है ना सीएसएस और पीएमएस में, ये ऐसे आए हुए हैं, वहां से मैं बता रहा हूँ। जैसे लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो सीएसएस 2026 में आया था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये यूथबल सीएसएस 2006 में आया था, एनर्जी क्राइसिस आपकी पीएमएस में आया था। तो ये इस तरीके से आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। ये आपके सामने मैंने एक वो दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है, ये बेसिक सा है। अब इसमें देखो, ये भी मैंने एक्चुअल सीएसएस के जो एसए से लिया है, ये जो सीएसएस 2026 में आया था। इस तरीके से ये आपकी लास्ट में जो है ना ये थीसिस स्टेटमेंट आ जाती है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इन 2021 अ सिंगल रैंसमवेयर अटैक फ्रोज ऑपरेशंस एट वन ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट बैंक्स फॉर डेज। अब ये मैंने एक शॉकिंग जो है ना न्यूज बताई है उसको कि भाई देखो, ये इतना ग्रेव प्रॉब्लम है जो पूरे कंट्री को जो है ना खत्म या उसकी ऑपरेशंस को हाल्ट कर सकता है, बैंक की ऑपरेशंस को हाल्ट कर सकता है। ठीक है, और उसके ये मैंने थीसिस को हाईलाइट कर लिया, इसको आप स्टॉप करके फिर देख लेना। तो ये आपका इस तरह से इंट्रोडक्शन होता है। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चंस लास्ट में मुझसे पूछ लेना, उससे कोई मसला नहीं है, या ग्रुप में भी पूछ लेना।
तो क्या किया, ऐसे हुक दिया है, फिर बैकग्राउंड बताया है और लास्ट में थीसिस दिए। ये एक छोटा सा आपको सैंपल दिखा रहा हूं कि इस तरीके से आ सकता है। आप इसको एक्सपेंड करेंगे एक्चुअल ऐसे में तो ये बड़ा होता है, उसमें आपका पूरा स्केलेटन आ जाता है। अब जब आपका इंट्रो खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपके आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ्स बहुत ज्यादा होते हैं, 12 से 15 बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, 20 भी लोग लिख लेते हैं। और हर बॉडी पैराग्राफ एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट को डिफाइन कर रहा होता है। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ योर मार्क्स आर वोन आर लॉस्ट, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। और इसमें आपकी ग्रामर को भी चेक किया जाता है, आपकी छोटी छोटी डिटेल्स को चेक किया जाता है। एक पैराग्राफ किस तरह से बनता है उसके लिए हमने ये पील मेथड दिया हुआ है। पील मेथड में क्या होता है, पहले आप एक पॉइंट देते हो, यानी कि जो आपका आर्गुमेंट होता है, और वो आर्गुमेंट को हम बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस। वो आपका एक सिंगल आर्गुमेंट जो होता है उसको बयान करता है। उसके एग्जांपल्स में आगे बता रहा हूं। उस आर्गुमेंट को हम फिर एविडेंस से प्रूव करते हैं। अब ये एक्सप्लेन पहले भी आ सकता है और एविडेंस बाद में आए, इन दोनों में कोई इतना इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन पहले करेंगे और एविडेंस बाद में देंगे तो एक अप्रोच जो है वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोई पहले क्लेम करके फिर उसको एक्सप्लेन करें तो अच्छा है। तो इसी तरीके से हम पहले एविडेंस देके फिर एक्सप्लेन करते हैं, या कभी हम पहले एक्सप्लेन करके फिर एविडेंस दे रहे होते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और फिर हम उसको लिंक कर रहे होते हैं। लिंक करने का मतलब है कि हम वो जो हमने आर्गुमेंट दिया उसके खिलाफ एविडेंस दिया और एक्सप्लेन किया, वो फिर हम लिंक करते हैं कि जो हमारा मेन सेंट्रल एसे का क्वेश्चन है ना, ये उसके उसके साथ ही जो है ना इसका कनेक्शन है, और वही मैं बात कर रहा हूं। और इसको हम समझो वहां पे कंक्लूड करके उसके साथ इम्बीड कर रहे होते हैं। अब ये देखो, ये पास्ट टॉपिक सेंटेंसेस हैं पास्ट पेपर्स में से। जैसे एनर्जी क्राइसिस आया, अब एनर्जी क्राइसिस में एक जो क्वेश्चन है वो मेरा आर्गुमेंट है कि भाई शॉर्टेज ऑफ जनरेशन नहीं है, लेकिन सर्कुलर जो डेट है ना वो एनर्जी क्राइसिस का कॉज है। तो मैं यहाँ पे एक टॉपिक सेंटेंस दे रहा हूँ, एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस लाइज नॉट अ शॉर्टेज ऑफ जनरेशन बट अ सर्कुलर डेट मैकेनिज्म दैट हैज क्रिपल्ड द एंटायर सप्लाई चेन। ये मेरा टॉपिक सेंटेंस आया, यानी कि मेरा एक आर्गुमेंट आया इन द एनर्जी क्राइसिस ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से सीएसएस में एग्रीकल्चर का, और इसमें आया था सीसी में आया था एग्रीकल्चर पे, और सीएसएस में भी आया था, यूथ बल्ज पे आया था। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो पर्टिकुलर आर्गुमेंट का जो है ना स्टांस होता है, उसको फिर आप जो है ना एविडेंस के साथ प्रूव करते हो। और एविडेंस आपका स्टेटिस्टिक्स या डेटा भी हो सकती है, जैसे इतने चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं, रिपोर्ट या इंडेक्स हो सकती है, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी की जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आईएमएफ का, या कोई आर्टिकल है, बुक के, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट आपने दिया, एक्सपर्ट का किसी स्कॉलर का ओपिनियन दिया, कोई केस स्टडी, कोई कंपरेटर, इस तरीके से कोई भी आपका जो है ना एविडेंस हो सकता है। उसके बाद जो है आप काउंटर आर्गुमेंट देते हो। ठीक है, ये आपका जो पैराग्राफ होता है काउंटर आर्गुमेंट का, ये भी बॉडी पैराग्राफ में आता है, और ये उन एसेज में आता है जहां पे आप आर्गुमेंट दे रहे हो, कोई साइड ले रहे हो। तो उसमें पहले आप कंसीड करते हो, यानी कि बताते हो कि हाँ भाई ये फेयर व्यू है। उसके बाद पिवट करते हो, यानी कि उसके कंट्रास्ट में अपना सिग्नल बता रहे होते हो, और फिर उसको रीअसर्ट करते हो, क्लोज बाय रीइंफोर्सिंग व्हाई योर ओरिजिनल थीसिस स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्गर। उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं कि ये आपका काउंटर आर्गुमेंट पैराग्राफ का ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। उसके बाद जब भी आप पैराग्राफ्स के बीच में मूव कर रहे होंगे तो आपको ट्रांजिशंस करनी होंगी, यानी कि वो जो कनेक्टर्स हम कहते हैं ना उनको यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट जो है आपके पास कनेक्टर्स आते हैं या ट्रांजिशंस आती हैं। कोई एडिंग होता है, कोई शोइंग होता है, इंट्रोड्यूसिंग होता है, बिल्डिंग होता है। तो ये डिफरेंट आपको हमेशा टॉपिक सेंटेंस से पहले कनेक्टर लगाना होगा, ताकि वो जो कोहेरेंस है और कंटिन्यूटी है उसको वो जो है ना इनहांस करता है। अगर वो नहीं लगाते तो ऐसे लगता है कि जैसे वो फ्रेगमेंटेड और आइसोलेटेड फैक्ट्स हैं,
उनको आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। तो वो इनको जो है ना अगर आप कनेक्ट करते हो और एक कोहेरेंस को क्रिएट करते हो तो वो पढ़ने में बहुत मजा देता है और कहीं पे भी आपका थॉट जो है ना टूटा हुआ नजर नहीं आता। ये एक जो है आपके पास पैराग्राफ मैंने दिया हुआ है, जैसे कि पहले इसका मैंने हुक सेंटेंस दिया है, फिर इसका एविडेंस दिया है, फिर उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, और लास्ट में उसको कंक्लूड किया है और अपना जो मेन एसे है उसके साथ इसको जो है ना मैंने इम्बीड किया हुआ है। तो इसको कहते हैं हम कंप्लीट बॉडी पैराग्राफ। अब आप लास्ट जो है हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ है वो कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम जो बच्चे होते हैं वो जो इंट्रोडक्शन लिखा था और जो बाकी चीजें लिख के आए ना उसको वो समराइज करते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए, उनको सिंथेसाइज करना चाहिए, यानी कि अपने आर्गुमेंट्स को एक सिंगल जजमेंट में हमने कन्वर्ट करना होता है, वीव करना होता है। उनको लिस्ट बाय लिस्ट जो है ना बताना नहीं होता कि मैंने ये बताया है आपको, उसको आपने एक सिंगल जजमेंट में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद वो बताए कि आपने टेंशन को रिजोल्व किया है, यानी कि जो आपने अपना स्टांस दिया है, अगर उसमें काउंटर आर्गुमेंट की जरूरत थी तो वो भी दिया है, और उससे आपने जो एक क्वेश्चन था उसके साथ जस्टिस किया है, रिजोल्व किया है प्रॉब्लम को। और आप जो है फॉरवर्ड लुकिंग एंड दे रहे हो, यानी कि कोई पॉलिसी इंप्लीकेशन है, कोई कॉल टू एक्शन है, या कोई प्रिडिक्शन दे रहे हो, उसमें जो है ना आप इसको लास्ट पे एंड करते हो। और आप फ्लैटर रीस्टेटमेंट नहीं दे रहे अपने इंट्रोडक्शन की, तो इसका अपना स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली, सही है। आप स्टार्ट तो करेंगे कि मेरी जो थीसिस स्टेटमेंट आप ऊपर जो इंट्रोडक्शन में दे आए थे यहाँ पर उसको रीस्टेट तो करेंगे, लेकिन उसको इस तरह से लिखेंगे कि वो एक जजमेंट के फॉर्म में निकल के आएगी कि मैंने इसको इतना यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है और लास्ट में ये मेरी जजमेंट है इसके रिगार्डिंग। और आप बताओगे कि ये सारी चीजें डिस्कस करते हुए मैंने टेंशन को खत्म किया हुआ है, जो क्वेश्चन था उसको मैंने जस्टिफाई किया हुआ है, और ये मेरा फ्यूचर के लिए जो है ना एक थॉट है कि इस तरह से होगा। तो ये आपका कंक्लूजन होता है। अब जो आपकी क्लोजिंग टेक्निक है, यानी कि कंक्लूजन का जो कंक्लूजन हो, यानी कि हमने पढ़ा ना कि हर पैराग्राफ का एक ओपनिंग होगी, उसकी बीच में बॉडी होगी, लास्ट में उसका कंक्लूजन होगा। तो जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसका जो कंक्लूजन है वो कैसे होगा, वो यहाँ आप सिंथेसाइज करो स्टेटमेंट को, या आप कोई एक्शन के लिए कॉल करो, और या फिर आप कोई प्रिडिक्ट करो फ्यूचर को कि ऐसे होने जा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिचुएशन है जिसपे आप ऐसे उसको थॉट को बंद करते हो कि जहां से कोई और उस थॉट को स्टार्ट कर सके या उस पर सोच सके। तो इसको कहते हैं क्लोजिंग टेक्निक्स ऑफ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स। ये आपके सामने एक जो है ना उन्होंने कंक्लूजन पैराग्राफ बना के दिया है, जिस तरीके से ये देखो, इसने कहा है कि पाकिस्तान यूथ बज इज नीदर डेस्टिनी नार डूम, यानी कि कोई वो नहीं बता रहा कि ये हार्ड लाइन फैक्ट है, वो कह रहा है ये क्लोजिंग विंडो है, यानी कि वो उसको आप सस्टेन कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं किया तो वो विंडो खत्म हो जाएगा। और आपको ये फैक्ट भी याद होना चाहिए कि स्टेटिस्टिक के मुताबिक पाकिस्तान की डेमोग्राफिक विंडो जो है वो कब खत्म होगी, ये 50s में खत्म होने जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास कोई 20 साल हैं इसमें से फायदा उठाने के लिए, अगर हमने नहीं उठाया तो फिर काफी हालात बुरे हो जाएंगे। अब वीक स्ट्रॉन्गर कौन से होते हैं कंक्लूजन। वीक ये है कि आप क्वेश्चन को ही रीस्टेट कर रहे हो और कोई भी प्रूव नहीं कर रहे कोई भी चीज को, और वेग स्टेप्स दे रहे हो, प्रॉब्लम्स को जो है ना आपने सही से नहीं बताया, और जेनेरिक आपकी क्लोजिंग है। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, सिंथेसाइज करोगे, रियल मैकेनिज्म को बताओगे, स्पेसिफिक हो गए, और पॉलिसी डायरेक्शन को जो है ना प्रायोरिटाइज करोगे। देखो, प्रॉब्लम समझ आ जाना बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ी बात है। और जो ये लास्ट का हिस्सा होता है ना आपका रिकमेंडेशन और कंक्लूजन वाला, यहाँ पे एग्जामिनर देख रहा होता है कि आप कितने पॉलिसी ओरिएंटेड हो, आप कितना चीजों को सोच के सॉल्व कर सकते हो, आपके अंदर रेजोल्यूशन पावर कितना है। अगर आप सिर्फ मसले को ही बता रहे हो तो फिर आपको जो है ना ब्यूरोक्रेसी में कैसे रखा जाए, कल आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स आएंगे
उस पे आप कैसे स्ट्रेटेजिक सोच सकते हो, तो इसके लिए वो इसको ज्यादा चेक करते हैं। अब कौन सी जो मिस्टेक्स हैं वो आपको जो है ना एक पूरा अटेम्प्ट आपका चला जा सकता है उसमें, ये कि आप आउटलाइन ही नहीं जो है ना लिख रहे, पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस नहीं है, कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं है, और कंक्लूजन जो है ना वही इंट्रोडक्शन का रेपिटेशन है। आपके जो आर्गुमेंट्स है वो वन साइडेड है, आपने बैलेंस नहीं रखा है। आपकी जो थीसिस है वो फिर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्वेश्चन किया हुआ है आपने, उसमें अपनी पोजीशन नहीं बताई हुई, या जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो पूरा नहीं हुआ है, उसके साथ आप जो है ना पूरा वर्ड काउंट पूरा नहीं कर पाए हो, तो इसकी वजह से ये आपका ऐसे फेल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, मैंने आपके लिए जो है ना ये असाइनमेंट रखी है कि CSS 2026 या CC 2024, ये जो ऐसे के पेपर्स थे ये आप उठाएं, और इनमें से कोई भी ऐसे जो आपको पसंद आ रहा है उसको आप सोल्व करें, और वो हमें आप जो है ना भेजें, तो फिर हम आपको एवेल्युएट करके बताएं। इससे आपकी जो है ना रियल एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और मेरा ख्याल है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, तो फिर आप जो है ना पास करने की चांसेस की आपकी बहुत कम हो जाती है। मैंने जो अटेम्प्ट फेल किए हुए थे उसकी वजह ही यही थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। मुझे बस ये लगता था कि मैं पढ़ता हूँ तो मुझे आता है तो मैं कर लूंगा, लेकिन उधर जाके पता चला कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। और इस बार जो मैंने क्वालिफाई किया तो उसके लिए ये था कि मैंने 9 मंथ, पूरे 9 मंथ मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी। और मैंने जो है ना काफ़ी दोस्तों से इसको एवेल्युएट करवाया था, और कुछ ऐसे के मेंटोर्स थे उनसे जो है ना मैंने एवेल्युएशन करवाई थी। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस था, एवेल्युएशन, फीडबैक्स, वो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूँ। जो मैंने टाइम स्पेंड किया, एफर्ट्स लगाई, और जो मैंने पैसे खर्च किए, वो सब जो है ना मैं आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना चाहता हूँ। और आप इससे जो है ना जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। वो कहते हैं कि जो टीचर्स होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं, वो एक फ्लोइंग रिवर की तरह होते हैं, और टाइम और टाइड जो है ना वो नहीं रुकता, तो रिवर भी नहीं रुकते। अब आपके ऊपर है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उसके ऊपर है, जितना आप फायदा उठाना चाहते हैं उठाएं, वरना हम तो नहीं रुकेंगे, हम तो एक फ्लो में चले जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको जो है ना मैं रिकेप कर देता हूँ कि एक एसे के अंदर आउटलाइन होती है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, और आपका कंक्लूजन होता है। आपकी जो आउटलाइन है वो स्केलेटन है, वो बता रही होती है कि आपने क्वेश्चन को कितना समझा है, उसमें आपने कितनों उसको जो है ना एक्सपेंड किया हुआ है, कितनी डायमेंशंस को डिस्कस किया हुआ है, कौन से की वेरिएबल्स को आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है, और आपके की आर्गुमेंट्स कौन से हैं। आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है जो क्लियर स्टांस बता रहा होता है। फिर आपके बॉडी पैराग्राफ मैंने बताया कि किस तरह से लिखने हैं, इंट्रो का पैराग्राफ कैसे लिखना है, और कंक्लूजन का पैराग्राफ कैसे लिखना है। अब जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपके साथ थीम्स डिस्कस करूंगा, क्योंकि कंटेंट इज द किंग। आज मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, स्ट्रक्चर समझना आसान है, और ये जल्दी से आ भी जाएगा कि भाई एक ऐसे होता क्या है, उसको लिखते कैसे हैं। मेन पॉइंट होती है कि ऐसे को लिखने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट होगा, आर्गुमेंट्स होंगे, तो आप सोच सकते हैं, और फिर क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन समझ आ गया, आपके पास कंटेंट भी आ गए, आर्गुमेंट्स भी आ गए, अब उसको लिखना है। तो लिखने के लिए आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, उसमें कोई भी ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और आपका एक्सप्रेशन उम्दा होना चाहिए। आपको ये पता हो कहाँ पे कौन सा वर्ड कैसे यूज करना है। तो अब हमने स्ट्रक्चर सीख लिया है, तो अब हम सीखेंगे डिफरेंट जो थीम्स हैं, उसके ऊपर हमारी डिस्कशंस होंगी। मैं आपके साथ मटेरियल शेयर करूंगा, उसमें रिपोर्ट्स हैं, उसमें वेल रिसर्च, हमने कंटेंट जो निकाला हुआ है रिसर्च करके, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी हर डायमेंशन को आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर उनके ही ऊपर आपके साथ जो है ना मैं क्वेश्चंस देके प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप उनको अटेम्प्ट करो। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको जो है ना इससे काफ़ी सीखने को मिला होगा,
और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। और जिसको जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं जो है ग्रुप में आपको जो है ना वो अलाउ करता हूं कि आप वहाँ पे क्वेश्चंस पूछें और फिर मैं आपको वहाँ पे 1 बाय 1 आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।